हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कल हमने चार्ल्स लॉ कवर किया था, तो आज जो है एक बार चार्ल्स लॉ में वैसे आपने कवर कर ही लिया होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला पेंडिंग रह गया था, उसमें ध्यान से उतर गया उस वीडियो में। तो जैसे हमने किया था v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो इसको अगर हम वही जैसे हमने p v1 p1 v1 इक्वल टू p2 v2 में बहुत स्लो किया था, सेम टू सेम इसमें रहेगा। अगर दो कंटीन्यूअस कांटेक्ट में लेते हैं तो पहले तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि v बाय t इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया ये, ठीक है। और इस फॉर्मूला से मैं डिराइव कर सकता हूँ v1 बाय t1 इज इक्वल टू v2 बाय t2। तो ये फॉर्मुलेशन भी याद रखनी है, ठीक है। बेसिकली वैसे ये फॉर्मूला रह गया था, इसको नोट कर लेना और कवर कर ही चुके होगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आगे समझते हैं आज जो हमारे नेक्स्ट हैं। तो दो लॉ कवर करने के बाद, बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ को कवर करने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे हैमिल्टन्स लॉ को, ठीक है। हैमिल्टन्स लॉ, इसको गे-लुसाक लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है देखो, बॉयल्स लॉ जो कवर किया उसमें था हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। चार्ल्स लॉ जो हमने कवर किया, चार्ल्स लॉ जो हमने कवर किया उसमें प्रेशर कांस्टेंट था। और अब जो हैमिल्टन्स लॉ पढ़ रहे हैं उसमें हम रहेंगे वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ बेसिकली रहता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर जो होगा, ठीक है, प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या हम कह लें कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा। इट्स अ वेरी सिंपल फैक्ट। अब उस बलून में जो बॉयल्स लॉ में उसको कांस्टेंट टेम्परेचर की वजह से हीट अप नहीं कर रहा था, तो उसको अगर हम हीट अप करें, जैसे सेम एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर हम उसको हीट अप करें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मोमेंट बढ़ेगा, मोमेंट बढ़ने से प्रेशर क्रिएट करेंगे वो पार्टिकल्स जो होंगे गैस के ऑन द सरफेस ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द बलून, ठीक है। बलून की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो इलास्टिक सरफेस होने की वजह से वो वॉल्यूम जो है इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। अगर मैं किसी नॉन इलास्टिक कंटेनर की बात करूँ तो वॉल्यूम वहाँ बढ़ेगा नहीं, ठीक है। क्लियर है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, इसको हम ले सकते हैं P by T इज इक्वल टू कांस्टेंट, बिल्कुल उसी वे में जैसे अभी हमने चार्ल्स लॉ किया। तो P1 by T1 इज इक्वल टू हो जाएगा P2 by T2। न्यूमेरिकल के लिए इस फॉर्मूला को याद रखेंगे हम, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था तो मैं बॉयल्स लॉ को आइसोथर्मल लॉ कह सकता हूँ, आइसोथर्मल लॉ, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था वहाँ पे, ठीक है। चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट था प्रेशर, तो मैं इसको बोल सकता हूँ आइसोबैरिक लॉ। आइसो इक्वल बाहर हम यूज करते हैं प्रेशर के लिए, थर्म को यूज करते हैं हीट के लिए, इसको हम बोल सकते हैं आइसोकोरिक लॉ, ठीक है, आइसोकोरिक लॉ। तो बेसिकली ये हैमिल्टन्स लॉ कवर करना है हमने इस तरह से, ठीक है। तो ये कवर करने के बाद जो है हम जो नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे वो है एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो तीन कंसेप्ट थे हमारे पास, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के, तीनों को हम कांस्टेंट कर चुके हैं और तीन लॉ उनके बेसिस पे पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है बेसिकली एवोगैड्रोस लॉ की, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ में हम क्या करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों को ही कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या है, ये चीज बड़ी सिंपल सी है, देखो कि इक्वल वॉल्यूम of all gases contains equal number of molecules, equal number of molecules under similar condition of volume, volume तो सेम ले लिया मैंने, इक्वल वॉल्यूम वाला सेम वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर को अगर हम सेम रखें तो इक्वल वॉल्यूम में जो है गैसेस के मॉलिक्यूल्स इक्वली होंगे। सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे मान लो हमारे पास 500 ml है, ये 500 ml है, ये भी 500 ml है, ठीक है। यहाँ गैस में रखता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ रखता हूँ ऑक्सीजन, यहाँ रखता हूँ नाइट्रोजन, तो अलग अलग गैसेज हैं
ऑल गैसेस, ऑल डिफरेंट गैसेस यूज करेंगे यहाँ पे, ऑल डिफरेंट गैसेस, सेम गैस नहीं होगी, अलग गैस होगी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ 500 ml और यहाँ 500 ml और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा समझना। अलग अलग गैसेस के केस में भी अगर सेम वॉल्यूम हम रखते हैं तो क्या होगा, इक्वल होंगे वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लिया जाए कि यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अगर n नंबर्स हैं तो यहाँ पर भी n नंबर्स होगा और यहाँ पर भी n नंबर्स होगा। ठीक है, इस चीज को इस पिक्चर से समझना उतना क्लियर नहीं है जितना कि यहाँ मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, उससे क्लियर होगा। देखो, अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन के 1 मोल है, तो 1 मोल का मतलब तुम सभी को पता है कि 6 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा उसमें मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इसको 1 मोल कहूँ तो यहाँ हो जाएगा 1 मोल वॉल्यूम के हिसाब से। 1 मोल वॉल्यूम का कितना मतलब रहता है 22.4 लीटर्स। अगर मैं बात करूँ ये 500 ml ना होकर के कितना है 22.4 लीटर्स। ठीक है, यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन की बात हो रही है। मैं वॉल्यूम सेम ले रहा हूँ 22.4 लीटर्स और ये ले रहा हूँ 22.4 लीटर्स। तो अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की 22.4 लीटर्स के केस में, यानी कि 1 मोल की बात हो रही है अगेन, तो 1 मोल में तो भाई यहाँ पर भी नंबर सेम ही रहने वाला है। ठीक है, ये वही मोल कंसेप्ट वाली बात रहती है, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल है, इन्होंने लॉ दिया था। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ से क्लियर नहीं हो 500 ml के हिसाब से तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस की बात करें 22.4 लीटर में, या किसी भी गैस की बात करें 1 मोल में, तो मॉलिक्यूल्स तो उसमें इतने ही होंगे 10⁻23 तक। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर तक। तो क्लियर है सभी को, ये है एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, और ये तो सभी को पता ही है कि 22.4 लीटर जो है 22,400 ml के इक्वल होता है। तो दोनों ही बेसिस पे हम ले सकते हैं उसको। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने 4 लॉस किए हैं। ठीक है, और इन चारों लॉ में से न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, लेकिन सारे इजी हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सारे इजीली हम कवर अप कर लेंगे। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हम डिराइव करेंगे यहाँ पे। आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली होती है PV = nRT। ठीक है, इसको डिराइव कैसे करेंगे देखो, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। चार्ल्स लॉ के इक्वल हमारे पास क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और जो अभी हमने किया एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ उसके अकॉर्डिंग हमारे पास है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। मतलब ये जो भी हमने एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा इस पे ये फॉर्मूला लिखा नहीं है मैंने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, लेकिन मतलब वही है कि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। ऑब्वियसली जैसे कि ये 1 मोल होगा यानी कि 22.4 लीटर के हिसाब से, तो वहाँ पे 6.02 × 10⁻23 नंबर मिल रहे थे हमें। अगर मैं यहाँ पर डबल कर दूँ इसको, यानी कि मैं कर दूँ इसको 44.8 लीटर, तो 2 मोल्स हो गए, तो वहाँ पे भी डबल हो जाएगा नंबर। ठीक है, इस तरीके से। तो एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग ये है। बॉयल्स लॉ अगर मैं ठीक करूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं वॉल्यूम्स को इकट्ठा कर लेता हूँ इकट्ठा। ठीक है, तो इन सभी को अगर मैं कलेक्टिवली इकट्ठा लिखूँ तो मैं बात करूँगा कि जो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है किसके, 1/p × T × n के। ठीक है, और V = प्रोपोर्शनलिटी अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ कांस्टेंट लगेगा n T 1/p और R कांस्टेंट। R कांस्टेंट हम यहाँ यूज कर रहे हैं जो कि है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है, चलो मैं बताता हूँ, पहले इसको कवर अप करते हैं। P को ले जाओ इधर, तो देखो PV = nRT। ठीक है, वही चीज डिराइव हो जाएगी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो आइडियल गैस लॉ है वो कहाँ से मिल करके बना है, इन तीनों को कंपेयर करके बना है। ठीक है, कवर हो जाएगा ये टॉपिक। तो PV = nRT, इसको हम बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स। ठीक है, अगर n की वैल्यू पुट कर दूं मैं 1, तो PV = RT बनेगा, और इसको हम लिखेंगे फॉर 1 मोल। ये आइडियल गैस इक्वेशन है 1 मोल के लिए। ठीक है, क्लियर है सभी को ये टॉपिक। नाउ R की वैल्यू की बात कर रहा था मैं। R की देखो PV = क्या है nRT। ठीक है,
आर यानी गैस कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है ये हम लेते हैं 0.0821, या हम लेते हैं 0.834, या हम लेते हैं आर की वैल्यू 8.314। ठीक है, आर की वैल्यू क्या लेनी है इनमें से? देखो तीनों वैल्यू अलग अलग है, अगर हम अलग अलग यूज करेंगे तो अलग अलग आंसर भी आएगा, और ऑब्वियसली क्योंकि इनसे मल्टीप्लाई करेंगे हम आर की वैल्यू, तो सही वैल्यू कौन सी है वो डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे। अगर वॉल्यूम जो है लीटर में दे रखा है हमें, तो हम इस वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको यूज करना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन सभी को क्लियर हो जाती है यहाँ से। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। और अब जो है 4 लॉ हम इसमें बेसिकली कवर कर चुके हैं, तो जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो अलग अलग 2 लॉज पे डिपेंड करता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा रहता है यहाँ पे सबसे पहले पे हम पढ़ेंगे पार्शियल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और उसके बाद जो लास्ट आता है हमारा वो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, तब तक इनको सॉल्व करो। और देखो बहुत जल्दी से हमने लॉ कवर कर लिए हैं, यहाँ पर आपको करना ये है कि एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करो इन सभी के। ठीक है, और उन्हीं की प्रैक्टिस करो। तो बेसिकली इसके अंदर तो तुमने देख लिया, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को। ना बेसिकली बात करें आइडियल गैस इक्वेशन की, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, 2 लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एक डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर। इनको कवर अप करने के बाद हम फिर से आएंगे और आइडियल गैस इक्वेशन पे, आइडियल गैसेस पे हम पढ़ेंगे कि आइडियल गैस क्या होती है। एक छोटा सा टॉपिक और मैं डिराइव कर रहा हूँ यहाँ से, आइडियल गैस इक्वेशन एंड डेंसिटी। अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो एक फॉर्मूला हम डेवलप कर सकते हैं यहाँ से। इनके बीच में रिलेशन की बात अगर हम करें तो PV इज इक्वल टू NRT है। ठीक है, हम जानते हैं सभी कि n नंबर ऑफ मोल है, W/m इसकी वैल्यू होती है गिवन मास बाय मोलर मास। तो PV इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास RT, सॉरी इनटू में RT हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से स्मॉलर मास को उधर ले जाऊंगा तो PM इज इक्वल टू W/VRT। ये चीज आ गई मास बाय वॉल्यूम, जो कि मतलब रखती है डेंसिटी का। तो PM इज इक्वल टू मेरे पास आ जाता है DRT, और मॉलिक्यूलर मास की बात करें हम तो ये हो जाएगा DRT/P। इस तरह से डिराइव कर सकते हैं यहाँ से, या फिर मैं इसको डिराइव करूँ यहाँ से तो डेंसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी PM/RT। तो ये 2 फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे उसमें से, डेंसिटी और आइडियल गैस इक्वेशन का जो है ये एक रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ बार बार एक ही बात कि यहाँ पर आप सभी ने क्या डेवलप करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।